हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपका भारतीय संविधान का भाग 1 शुरू हो जाता है और इसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक लेकर है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से 4 को देखेंगे और संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं उसको देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों बता दें, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिससे आप इसको रिविजन कर सकते हैं डाउनलोड कर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो चीजें हैं क्या पढ़नी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या चीजें लिखी गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद का यहां पर पूर्वालोकन करने पर यहां पर हम लोगों को जो चीजें पता चलती हैं उसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, वो चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। भारतीय राज्यों के नामों में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? भारत के किसी क्षेत्र को अलग करने या जोड़ने की शक्ति किसके पास है? क्या भारत अपने भूभाग को अन्य देश को दे सकता है कि नहीं, ये देखेंगे। इसमें मूल संविधान में राज्यों की कितनी श्रेणियां यहां पर थी? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत के राज्यों का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये हम यहाँ पर देखेंगे। कौन से राज्य किस वर्ष बनाए गए और विभिन्न राज्यों के स्थापना क्रम, यानी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, वहां पर राज्यों के आपके नाम लिखे रहेंगे और फिर उसको नीचे आपका उसका क्रम लगाना पड़ेगा, यानी लगाना रहेगा स्थापना के हिसाब से, यानी किसकी स्थापना पहले हुई फिर उसके बाद किसकी हुई, इस प्रकार से। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की स्थापना का दिवस जो होता है वो क्या होता है वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान भाग 1 में जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 जो है उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 1 में देखिए क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी जो भारत है वो राज्यों का संघ है। इसके अलावा भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र से है। तो यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसको पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी भारत के राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं उनको अनुसूची 1 में उनके नाम लिखे गए हैं। अब यहाँ पर अनुसूची क्या है, तो अनुसूचियाँ टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं और प्रत्येक अनुसूची में कुछ ना कुछ लिखा गया है आपका संविधान से रिलेटेड। तो अनुसूची 1 में ही आपका जितने भारत के राज्य हैं उनके नाम लिखे गए हैं और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस पर एक वीडियो हम डिटेल में बना देंगे, जिससे आपको सभी अनुसूचियां यहाँ पर पता चल जाएं और उसमें क्या चीजें हैं वो भी आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो अनुच्छेद 1 में सीधे सीधे जान लीजिए कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 2 है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारत देश या भारत संघ, इसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो भी भारत देश में नया राज्य प्रवेश करेगा या उनकी स्थापना किया जाएगा वो संसद के अनुमति से ही होगा। अनुच्छेद 3 को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये आपका होने वाला है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का भी अधिकार होगा। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत क्या चीजें शामिल है। ऑप्शन ए में दिया रहता है उसके क्षेत्रों में परिवर्तन या उसके सीमाओं में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन, या एक ऑप्शन और रहता है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ पर सही से जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रों में परिवर्तन कर, सीमाओं में परिवर्तन कर या नामों में परिवर्तन कर, इस तरह क्या करता है संसद यहाँ पर ये सब चीजें कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होगा। यानी कि चाहे उस राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो या नामों में परिवर्तन करना हो, तो ये कोई भी विधेयक क्या होता है आपका संसद में पेश किया जाता है। तो उसके लिए पेश करने से पहले यहाँ पर राष्ट्रपति की वहाँ पर हस्ताक्षर जरूरी है, वहाँ पर अनुमति जरूरी है या उसकी सिफारिश जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को उस विधेयक को भेजेगा राय हेतु, यानी राय लेगा उस विधेयक पर कि ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है जो होनी है वो इसमें क्या होनी है और किस तरह क्या आप ये चाहते हैं होना। तो ये सब चीज़ें उस राज्य के विधानमंडल को भेजेगा। राज्य मतलब जिस राज्य में आपका क्षेत्र में परिवर्तन होना हो, सीमा में या नाम में परिवर्तन होना हो। और विधानमंडल क्या है, विधानमंडल के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका विधान सभा आता है और एक आपका विधान परिषद आती है। जिस तरह आपका संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पर विधानसभा और यहाँ पर परिषद होती है। कई राज्यों में, कुछ राज्यों में यहाँ पर विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन विधानसभा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए उस राज्य के विधानमंडल को कौन प्रेषित करता है? राष्ट्रपति, राय लेने होती। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, संसद में पेश होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रपति है संबंधित विधानमंडल, यानी ये जो विधानमंडल जहाँ पर उसने भेजा था उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी आप विधानमंडल चाह रहा हो तो राष्ट्रपति उसको मान ले, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, इस प्रकार का पारित कोई भी विधेयक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी
देखिए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि संसद में ऐसा नहीं कि संशोधन किया जाए, ये इस तरह रखा गया है कि उसको साधारण विधेयक की तरह ही पेश किया जाएगा। साधारण विधेयक का मतलब जैसे अन्य विधेयक आपके पेश होते हैं, पास हो जाते हैं, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, फिर पास हो गया, तो इस तरह होता है साधारण विधेयक, फिर राष्ट्रपति का साइन होता है, वो साधारण विधेयक हो गया, तो एक आपका बन जाता है। उसी तरह ऐसा नहीं कि संविधान में कुछ नया संशोधन करना पड़े कि हम तो यहाँ पर राज्य ऐड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो हमको संविधान संशोधन की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे ये कैसा विधेयक रहेगा, आपका साधारण विधेयक रहेगा, सीधे सीधे इसको ऐसा मान के चलिए, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, तो सीधे सीधे इसको साधारण विधेयक आप मान के चलिए कि ये कैसा विधेयक रहेगा, आपका साधारण विधेयक रहेगा। विधेयक कई प्रकार के होते हैं, आने वाले चैप्टरों में हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें साधारण विधेयक कौन सा होता है, विशेष विधेयक कौन सा होता है, वहाँ पे आप सही से जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साधारण विधेयक क्या होते हैं, जिसमें 1/3 यहाँ पर आपकी अनुमति की जरूरत होती है, तो वो सब चीज़ें हम आगे यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 4 में भी लिखा गया, इस प्रकार पारित विधेयक संविधान संशोधक विधेयक नहीं माना जाएगा, एक आधार एक साधारण विधेयक माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद को भारत राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को समर्पित करने की शक्ति नहीं है, यानी कि भारत जो आपका पूरा ये है, तो ये अपना कोई भी एरिया किसी बाहरी देश को नहीं दे सकता है, मतलब ये संसद में ऐसा कोई विधान नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 1958 में भारत पाक सीमा विवाद हुआ, यानी भारत ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जम्मू कश्मीर एरिया की तरफ आप जानते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब संधि हुई तो यहाँ पर कहा गया कि भारत अपना कुछ क्षेत्र यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर क्या है दे दे, तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि संसद में ऐसा कोई विधान है नहीं कि भारत को यहाँ पर अविभाजित किया जा सके, पूरा का पूरा आपका जो भारत है इसको मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी एरिया किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता है, तो उस समय क्या हम लोग करना पड़ा, संविधान संशोधन करना पड़ा, तो वो 9वां संविधान संशोधन था, 1960 विधेयक पारित हुआ, इसमें क्या हुआ, भारत के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया, संविधान किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है, यानी भारत जो बड़ा है ये तो खुद यहाँ पर नष्ट नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रीय मतलब जो इसके स्टेट हैं वो यहाँ पर खंडित किए जा सकते हैं। किस प्रकार से, हमने ऊपर ही पढ़ा कि उसके या तो कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य में शामिल कर दिया जाए, या उसके नामों में परिवर्तन, या उसके क्या होता है कुछ अन्य क्षेत्र एरिया मिलाकर उसका स्टेट और मतलब एरिया बड़ा कर दिया जाए, तो ये इस तरह का किया जा सकता है। यानी कि पूरा का पूरा भारत तो आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग स्टेट जो है उनको यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है, तो इस प्रकार उसकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं है, यानी कि राज्यों को खंडित किया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि पूरा का पूरा भारत आपका इसके अंतर्गत राज्य जो है वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र है तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं, तो क्या उनका यहाँ पर वो लोग चाहेंगे कि दूसरे दूसरे को यहाँ पर अपना एरिया दे दिया जाए, ऐसा वो लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत चाहे तो उनके जो स्टेट है उनका जो भी है वहाँ के मुख्यमंत्री, तो भारत चाहेगा जो भी वहाँ का मुख्यमंत्री स्टेट का, वो उस स्टेट का क्या करेगा, भारत दूसरे एरिया को या तो सौंप सकता है या दूसरे स्टेट से कुछ एरिया उस राज्य में मिला सकता है, यानी कि यहाँ पर स्टेट को क्या किया जा सकता है, उसको खंडित किया जा सकता है, राज्यों को यहाँ पर खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मतलब कि कुछ एरिया दूसरे को दे दिया गया या दो राज्यों को आपस में मिला दिया गया, तो ये सब चीजें हो सकती है, राज्य खंडित कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा क्या भारत यहाँ पर खंडित किया जा सकता है, पूरा का पूरा भारत नहीं खंडित किया जा सकता है, यानी नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है, ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भारत नासवान राज्यों का, यानी राज्य यहाँ पर क्या खंडित हो सकते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन संघ जो है यानी भारत जो है वो अविनाशी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की जो शक्ति प्राप्त है, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें क्या आता है, वर्तमान राज्य से उसके प्रदेशों को अलग कर, यानी जो भी वर्तमान राज्य हैं, दो राज्य मान लीजिए हैं, इसका कुछ हिस्सा लिया और इसका कुछ हिस्सा लिया, इसको चाहे तो एक नया स्टेट बना सकता है, या इसका कुछ हिस्सा लिया और इसको इसके अंतर्गत मिला लिया, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिला दिया, यानी दो स्टेट है, इन दोनों को विलय कर दिया और एक बड़ा स्टेट आपका बना दिया। दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, वही भाग हमने जो आपको बताया, किसी प्रदेश के किसी राज्य के साथ मिलाकर, यानी एक का हिस्सा दूसरे के साथ मिलाकर, तो ये चीज़ें यहाँ पर भारत अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या संसद कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है, यानी ऐसा नहीं कि केवल राज्य का ही यहाँ पर प्रावधान है, संघ शासित जो क्षेत्र हैं वो भी यहाँ पर या तो अलग किए जा सकते हैं या दो संघ शासित क्षेत्रों को मिलाया जा सकता है। अभी हाल ही में कई संघ शासित क्षेत्रों को मिलाया गया और एक आपका बना दिया गया यहाँ पर क्या, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत के राज्यों का निर्माण यहाँ पर किस तरह हुआ उसको देख लेते हैं। तो देशी राष्ट्रों का जो विलय हुआ उसको सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जब निर्माण भारत राज्यों का हो रहा था उसमें सबसे पहले देशी राष्ट्रों का विलय किया गया। तो 1947 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। भारतीय एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने काफ़ी जोर दिया, जो देशी रियासतें थी और जो जहाँ पर राजा वगैरह का भी जो शासन था, तो इन्होंने काफ़ी समझाया सबको और उन्होंने क्या किया, राज्यों का एकीकरण किया। भारत के अंतर्गत मतलब भारत का जो संघ
पूरा भारत का एक संघ बनाया। इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो आपके राज्य थे ये इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है इसको बनाने में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्हें भारत का बिस्मार्क की संज्ञा और लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी जो भी आपके देसी रियासतें थे वहाँ पर जो भी कोई शासन कर रहा था उन सभी ने क्या कर दिया कि अब भारत का शासन यहाँ पर रहेगा, भारत पूरा देश इसके अंतर्गत आएगा, यानी भारत सरकार का शासन उस पर हो गया। सभी ने हस्ताक्षर कर दिया। केवल 3 आपके कौन कौन थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन लोगों ने शासन यानी हस्ताक्षर नहीं किया था, यानी ये भारत के अधिकार को मानने के तैयार नहीं थे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। जूनागढ़ पर मुस्लिम नवाब का शासन था। 1948 में जनमत संग्रह द्वारा इसे भारत में विलय कर लिया गया। यानी इसको कहा गया कि यहाँ पर आप यहाँ पर जनमत संग्रह कराइए। यदि आप यहाँ पर जनता नहीं चाहती है कि भारत में विलय होना नहीं चाहती है तो खुद ही वोट के द्वारा यहाँ पर पता चल जाएगा, और आप यदि यहाँ पर जीत जाते हैं तो आपको अलग यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, आपको नहीं मिलाया जाएगा भारत में। लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, उसमें सभी वोटिंग इसमें की गई भारत के पक्ष में, यानी भारत सरकार के पक्ष में, तो इसको भारत में मिला लिया गया वोटिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका भी आता है कभी कभी कि सहमति पत्र या जनमत संग्रह के द्वारा किसको मिलाया गया भारत में, तो वो आपका यहाँ पर जूनागढ़ यहाँ पर था आपका। उसके बाद हैदराबाद में 1948 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा विलय किया गया, यानी यहाँ पर सेना के भेजा गया, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं था, भारत में विलय को तैयार नहीं था, तो यहाँ पर सेना भेजकर इसको क्या कर दिया गया, हस्ताक्षर करवाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, इसने 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इसका भी ये कहानी है किस तरह इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, क्योंकि यहाँ पर उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान यहाँ पर कब्जा कर रहा था जम्मू कश्मीर पर, तो पूरा के पूरा पाकिस्तान की जो फौज थी जम्मू कश्मीर पे इन्होंने चढ़ाई कर दी थी। तो यहाँ पर मजबूरी में क्या हुआ कि अब यहाँ पर क्योंकि अब पाकिस्तान के हाथों में चला जाता, तो इससे अच्छा इन्होंने क्या किया, भारत के साथ रहना पसंद किया, तो इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मणिपुर भारत का पहला क्षेत्र है जहाँ सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, यानी पहला चुनाव आपका मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राज्यों का पुनर्गठन जब ये हुआ, ये सब करने के बाद विलय वगैरह करने के बाद, तो इसको 4 श्रेणियों में उस समय बांटा गया था राज्यों को। इसमें 10 ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था, देसी रियासत वाले 8 जो थे स्टेट को रखा गया था, यानी सबको विलय करके बड़े जो छोटे जो भी थे सबको विलय किया गया, और जो राज्य बनाए गए उसके अंतर्गत 10 ब्रिटिश प्रांत बने थे, 8 देसी रियासत वाले राज्य बने थे, केंद्र शासित प्रदेश 9 बने थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना था। तो ये आपके 4 यहाँ पर श्रेणियाँ बनाई गई थी, तो इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपका आ जाता है। बाद में इस श्रेणी को समाप्त किया गया, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, राज्यों का अब गठन यहाँ पर कैसे होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, यानी कि इसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा, वो एरिया जैसे जिसके साथ मैच हो रहा होगा उसको उसी के साथ मतलब यहाँ पर बना दिया जाएगा राज्य। जैसे 2 राज्य आपके हैं, इसकी भाषा अलग है और उसी का एरिया लग रहा है, साथ में सीमा लग रहा हो और उसका भाषा अलग है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग किया जाए, उसका पूरा एक स्टेट वहाँ पर बना दिया जाएगा। तो यानी कि भाषा के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया कि भाषा के आधार पर ऐसा कोई भी राज्य नहीं बनाया जाएगा, केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर जैसा प्रशासन के हिसाब से सही लगे उस हिसाब से वहाँ पर यानी कि शासन के आधार पर वो राज्यों का निर्माण किया गया था। कांग्रेस द्वारा गठित जेबीपी समिति, अब जेबीपी समिति क्या है इसको जान लीजिए। इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वी से वल्लभ भाई पटेल हो गए, पट्टाभी सीतारमैया यानी पी से यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया हो गए। इन लोगों को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध किया और देश की सुरक्षा और एकता के आधार पर आर्थिक समृद्धि के आधार पर राज्यों का गठन किया। तो पहले जो राज्य आपके ये बनाए गए थे यहाँ पर, वो किसके आधार पर बनाए गए थे, यहाँ पर सीधे शासन के हिसाब से बनाए गए थे कि यहाँ पर आसानी से शासन कैसे हो सकता है। तो 2 राज्यों को भी आपस में मिला लिया गया था, जिसमें भले ही भाषा वहाँ पर अलग अलग रह रही हो, इस एरिया की भाषा अलग हो, इस एरिया की अलग हो, तो उनको भी मिला लिया गया था एक ही में। तो वहाँ पर सब लोग रह रहे थे। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग की। अब यहाँ पर क्योंकि अलग अलग सबसे पहले यहाँ पर आंदोलन आपका मद्रास राज्य में हुआ, तमिलनाडु के अंतर्गत ही आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर आता है, तो उस समय एक ही में था। तो क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पर क्षेत्रीय यहाँ पर जो जनता थी, यहाँ पर जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि हम लोग को भाषा के आधार पर आप राज्य गठित करिए, यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य स्टेट जो बनेगा सही रहेगा। तो श्री राम मल्लू के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री राम लू की मृत्यु हो गई। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, यानी कि तमिलनाडु राज्य के साथ जो मिला हुआ था पूरा आंध्र प्रदेश आपका, उसका क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश राज्य अलग कर दिया गया, यानी अब भाषा के आधार पर आपका गठन हो गया राज्यों का। तो पहला जो राज्य बनता है आपका भाषा के आधार पर जो गठन जिसका होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। कई बार क्वेश्चन आपका
आपका ये आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। राज्य पुनर्गठन के लिए दिसंबर 1953 में अब यहाँ पर फिर से आयोग का गठन होता है राज्यों के निर्माण के लिए, कि अब भाषा के आधार पर यहाँ पर फिर से राज्यों का गठन किया जाए। तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदय नारायण कुंजरू। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? फजल अली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया कि भाषा के आधार पर आपके जो भी राज्य बन सकते थे उनको बनाया गया। उस समय आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यहाँ पर बना दिए गए, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो यहाँ पर राज्य बनाए गए थे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जो कि पहले यहाँ पर क्या वर्गों में यहाँ पर विभाजित था, यानी कि यहाँ पर क्या था श्रेणियों में जो विभाजित था 4 श्रेणियों में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अलग थे, आपके 9 थे और ये सब थे, इनको सबको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कब ये किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर जो राज्य बनते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। 1954 में क्या आपका हुआ था? पांडिचेरी सहित फ्रांसीसी उपनिवेश, यानी कि जहाँ पर फ्रांसीसी शासन कर रहे थे, जिनका उपनिवेश था फ्रांसीसियों का, वहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या हुआ होता है। वहाँ पर एक तो आपका पांडिचेरी हो गया, फ्रांसीसियों का सबसे ज़्यादा आपका शासन कहाँ पर रहा था? पांडिचेरी में रहा था, तो एक आपका पांडिचेरी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर कराईकल है, माहे है और येनम है, ये भी अलग अलग यहाँ पर स्टेट में थे। जैसे आपका कराईकल मान लीजिए ये कहाँ पर था आपका? ये तमिलनाडु में था कराईकल, तमिलनाडु में कराईकल थे, यहाँ पर भी फ्रांसीसी उपनिवेश था। माहे आपका कहाँ पर था? ये माहे आपका यहाँ पर केरला में था, केरला में था, यहाँ पर भी फ्रांसीसी उपनिवेश था। और यनम ये आपका आंध्र प्रदेश में था और यहाँ पर भी फ्रांसीसी उपनिवेश था। तो इन सबको, यानी एक तो आपका पांडिचेरी हो गया, इसके अलावा कराईकल को भी, माहे को भी और यनम को भी, इन सबको पांडिचेरी के साथ ही मिला दिया गया और एक संघ शासित प्रदेश इसको बना दिया गया। यानी कि ये एरिया तो अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में, लेकिन ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? पांडिचेरी यानी पुदुचेरी के साथ जुड़े हुए हैं और सभी एक साथ क्या है? संघ शासित क्षेत्र हैं, यानी संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 1961 में क्या हुआ? गोवा, दमन और दीव को सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अभी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला इसको। 56वें संविधान संशोधन को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी जब 56वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा आपका यहाँ पर पूर्ण राज्य को इसको दर्जा दे दिया गया। पहले यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र बना, उसके बाद पूर्ण राज्य बन गया। गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ध्यान रखिए, यानी सैन्य कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। पुर्तगाली क्योंकि यहाँ पर कब्जे किए हुए थे, तो फिर गोवा को भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती राज्य मुंबई को विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात बने, यानी मराठी राज्य आपका कौन? महाराष्ट्र बन गया और गुजराती राज्य गुजरात बन गया। कब? 1 मई 1961 को। तो 1 मई किसकी स्थापना दिवस है? 1 मई दोनों राज्य की स्थापना दिवस है, किसकी? महाराष्ट्र की भी और यहाँ पर गुजरात की भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया और इसको राज्य का दर्जा दिया गया, यानी असम यहाँ पर एक स्टेट बना आपका 1 दिसंबर 1963 को। उससे पहले 1 मई 1960 को कौन बना? मुंबई और महाराष्ट्र बने, और उसके पहले आपका गोवा बना यहाँ पर। तो ये सब स्टेट क्रम से ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर नागालैंड आपका बना था 1 दिसंबर 1963 को, ध्यान रखिएगा। असम से क्योंकि ये अलग हुआ था, तो यहाँ पर नागालैंड नया राज्य बनेगा, तो 1 दिसंबर 1963। 1 नवंबर 1966 को कौन हुआ था? पंजाब जो था उससे हरियाणा को अलग कर दिया गया, यानी कि 1 नवंबर को हरियाणा यहाँ पर राज्य बन गया। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बना दिया गया, यानी यहाँ पर पंजाब से 2 चीज़ अलग हुई थी, हरियाणा स्टेट अलग हो गया था और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2 चीज़ें यहाँ पर अलग हो गई थी। इसके अलावा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य यहाँ पर बनाया गया, यानी मणिपुर राज्य बना, त्रिपुरा बना, फिर मेघालय बना। कब? 21 जनवरी 1972। जनमत संग्रह के आधार पर 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य कौन यहाँ पर है? सिक्किम भारत का बन गया। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 36वां। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन गया और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। अब यहाँ पर स्टेट आपके बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 30 मई 1927 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपका क्वेश्चन आया है, 25वां राज्य कौन सा बना था? गोवा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2000 को सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? 36वां। किससे अलग हो गया? मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया इसको। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना। किससे अलग हो गया? उत्तर प्रदेश से, यूपी से ये अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना, बिहार से अलग होकर। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो इस तरह शुरू में जो राज्य आपके यहाँ पर थे
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह यहाँ पर धीरे धीरे राज्य बनाकर टोटल यहाँ पर 29 राज्य यहाँ पर हो गए थे और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए थे। तो ये सब यहाँ पर आपका हो गया था। तो इसमें मेन रूप से जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इनकी डेट इंपॉर्टेंट है और किसके बाद कौन बना ये आपका इंपॉर्टेंट है, किससे अलग होकर बना ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में भूमिका किसने अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वीपी मेनन भी हैं। तो दोनों लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जितनी भी देशी रियासतें थे इन्होंने काफ़ी आसानी से इन लोगों को समझाने का मतलब समझाने में समर्थ रहे कि वो भारत के साथ मिल जाए। तो सभी लोगों ने क्या विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, सभी को पता है। इसके धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग हेतु वरीयता दी किसको? प्रशासनिक आधार पर। यानी पहला जो आपका इसके धर आयोग बना था उसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर नहीं जबकि हमको प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन करना है। उसके अलावा मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्ग थे, ऊपर हम लोगों ने देखा क, ख, ग और घ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला आपका राज्य यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1953 में हुआ आपका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। मूल संविधान में बनी राज्यों की श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और श्रेणियां समाप्त कर दी गई। किस वर्ष सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया? 1975 ईस्वी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने कब कराईकल माहे पुदुचेरी को भारत को सौंपा? 1954 में। फ्रांसीसी उपनिवेश यहाँ पर था, इन लोगों ने सौंप दिया भारत को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गोवा सहित पुर्तगाली बस्तियों को कब भारत में विलय किया गया? 1961 में। कैसे? सैन्य कार्यवाही द्वारा। ध्यान रखिएगा क्योंकि पुर्तगाली जा नहीं रहे थे तो भारत ने सैनिक भेज दिया। किस संशोधन द्वारा भारत का सह राज्य बना? सिक्किम भारत का सह राज्य बना। 35वां संशोधन किया गया और 36वां संविधान द्वारा पूर्ण राज्य बन गया। यानी 35वां संशोधन जब हुआ तो सिक्किम भारत का संघ शासित प्रदेश बना था, लेकिन बाद में फिर से इसको राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी एक राज्य बन गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1974 में संघ शासित बना था, फिर 1975 में पूर्ण राज्य बना। हरियाणा राज्य कब बना? तो ये किससे? आपका पंजाब से अलग हो गया था। पंजाब से अलग हो गया कब? 1 नवंबर 1966 में। नेक्स्ट यहाँ पे 1948 में भाषा के आधार पर गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके धर थे। यानी कि भाषा के आधार पर फिर से आपका जो गठन हुआ था उसके अध्यक्ष आपके इसके धर बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत के में शामिल 28वां राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर झारखंड था, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये बना था। किससे? यूपी से। यहाँ पर आपका बिहार से अलग होकर झारखंड अलग हो गया था और यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हो गया था और ये 28वां राज्य बना। ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।